Hello dear student, this is my third lecture of chapter 4, 4.3 and that is capacitors and capacitance. Today I will discuss the topic capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. What will be the capacitance of a parallel plate capacitor in which we have inserted a dielectric slab? Dielectric slab or dielectric material. First of all, student, what is the dielectric slab or what is the dielectric material? In just previous lecture 4.2, we have discussed in detail the concept of capacitor and the capacitance of a parallel plate capacitor. When an insulating material is inserted inside the capacitor, the capacitance will be C is equal to epsilon naught A upon D into K. K is the dielectric constant. In this lecture, we will discuss in details what is the dielectric constant in the terms of capacitor and what is the capacitance when a dielectric slab is inserted in the capacitor. Then students, before watch this video, you must watch the lecture number 4.2 in which you can clear your doubts to related the capacitors. And let's start the what is the dielectric. Dielectric means student insulating material. Dielectric. इसके पैरेलल लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी हमारे पास अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज सपोज है और एक पे निगेटिव चार्ज है और इसके बीच में अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है, एयर को फिल हमने कर रखा है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। ऐसा हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, डिफाइन किया हुआ। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये होता है आपका परमिटिविटी इन एयर। परमिटिविटी इन एयर। ए क्या होता है? ए इज द एरिया। विच एरिया? एरिया ऑफ प्लेट। एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। डी जो होता है इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस होता है। अगर इस एयर के जगह पे हमने कोई और मटेरियल को इंसर्ट कर दिया, इस एयर के जगह पे हमने पेपर को इंसर्ट कर दिया, दो कैपेसिटर के बीच में हमने पेपर को इंसर्ट कर दिया, तो फिर कैपेसिटर कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस फिर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के जगह पे कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर हो जाएगा या फिर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम हो जाएगा इनटू ए अपॉन में डी। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। ये कब हो जाएगा? जब हमने किसी दूसरे मीडियम को इंसर्ट कर दिया, फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट कर दिया, किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया। अब ये हो गया हमारा कैपेसिटर इन अ मीडियम, कैपेसिटर इन अ एयर। अब यहां पे हमें समझना है कि डाई इलेक्ट्रिक किसे? डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। अब हम कैसे जानेंगे कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल का स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल इसके कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को बढ़ा सकता है? जैसे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमने इसके अंदर एयर को फिल किया, फिर हमने पेपर को फिल किया, फिर इस कैपेसिटर के अंदर हमने ऑयल को फिल किया। हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे इफेक्टिव, सबसे ज्यादा चार्ज स्टोर करने वाला कैपेसिटर कौन सा है? कौन से मटेरियल को इसके अंदर इंसर्ट करने में हमें ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं? तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम पढ़ते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे हम एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम गॉस थ्योरम में डिफाइन किया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये एयर से क्या होता है? कंपेयर करते हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में हमारा कितना होगा। तो हमने क्या देखा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या के होता क्या है? तो हमने इसके पहले लेक्चर में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितना पढ़ रखा है? परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन एयर। ऐसे अब हम एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू कहां से इतनी आई? तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हमें पता है कि कैपेसिटेंस इन एयर कितना होता है? ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कैपेसिटेंस इन मीडियम कितना होता है? कैपेसिटेंस इन मीडियम होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह हम कितना लिखेंगे? एप्सिलॉन आर लिख देंगे, क्योंकि मीडियम के लिए हम यहाँ पे आर लिखते हैं। सॉरी, एप्सिलॉन मीडियम लिखेंगे, मीडियम के लिए एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा। और हमें पता है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन एप्सिलॉन मीडियम की जगह कितना लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। देन कैपेसिटेंस इन मीडियम कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी। इट मीन स्टूडेंट्स कि ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो गया। और एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या के बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस इन अ मीडियम।
और ये जो के की वैल्यू ये हम याद कर सकते हैं बहुत ही सिंपल, एक न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा। जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे माइका जो होता है, माइका एक मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इंसुलेटिंग मटेरियल को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलेंगे। माइका इज अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है, इसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 to 7 होता है, इसके बीच में कोई वैल्यू हो सकता है। वाटर का कितना होता है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 81, ये आपको याद रखना है। पेपर का कितना होता है, पेपर का 2 से 3 के बीच में होता है। एंड एम्बर का कितना होता है, एम्बर का 2.8 होता है। एंड एक आपका आता है ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल का कितना होता है, ये होता है आपका 2.24। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा या फिर आप इसे याद भी कर सकते हो। आपको भी क्या ध्यान देना है, ये डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल। उस इंसुलेटिंग मटेरियल के स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए कि कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल ज्यादा इफेक्टिव है इस कैपेसिटर के लिए, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर। आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में से लिख सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ, which ratio, it is a ratio of capacitance in medium to capacitance in air। बस आपको ये याद रखना है। ओके, ये हमने डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला पढ़ लिया और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन एम कैसे हो गया, ये आपको पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा थीम है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस कैपेसिटर के अंदर अगर हम एयर के जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इंसर्ट करेंगे फिर कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमें पता करना है। स्टूडेंट्स राइट हेडिंग, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स। सबसे पहले हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मींस एक ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर दो प्लेट्स लगे हों। जैसे कि कैपेसिटर आपके कुछ इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर, और इसे जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर दो प्लेट्स लगे होते हैं और उन दोनों प्लेट्स के पास चार्ज होता है। जब देखो ये आपका दो पिन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, मतलब ये जो बड़ा वाला होता है पॉजिटिव से हम इसे कनेक्ट करते हैं, इसे निगेटिव से अगर मैं कनेक्ट कर दूं बैटरी के टर्मिनल से तो इस वाले सरफेस इसके अंदर जो पतला सा प्लेट होगा उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके जो दूसरे साइड वाला प्लेट है उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है ना। अब ये कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, इसके बीच की डिस्टेंस डी है, प्लेट की एरिया कितना है, ए है, तो इसका कैपेसिटेंस तो हम इजीली निकाल सकते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमने इसका प्रूफ भी लास्ट लेक्चर में करा चुके हैं हम। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब मींस कि कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल को हम इसके अंदर अगर इंसर्ट कर दें तो क्या ये कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। तो हमने देखा भी फॉर्मूला कि जब भी हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जितना भी कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इट मींस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा इसका कैपेसिटेंस जब भी हम किसी भी दो प्लेट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल को इंसर्ट कर दें। तो इसका मतलब इसमें चार्ज स्टोर करने की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर इसमें हमने टी थिकनेस का, ये टी थिकनेस का कोई स्लैब है और इस स्लैब को हमने क्या कर रखा है, इंसर्ट कर दिया इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो फिर कैपेसिटेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम कहानी लिख लेते हैं, स्टोरी लिखते हैं। लेट्स कंसीडर अ पैरेलल प्लेट capacitor having plate charge Q and plate area A and plate separation is D and plate separation D. Suppose a slab of
a slab of some dielectric constant having thickness T is placed. ओके तो ये जो हमने बताया कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इसमें इस कैपेसिटर के अंदर भी चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इस तरीके से होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने नाम रख दिया ई. अब ये प्लेट का है तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, ई पी, ऐसे नाम रख दिया. अब इस थिकनेस में क्या होगा, कुछ इंड्यूस चार्ज आ जाएंगे. इंड्यूस चार्ज का मतलब, इंड्यूस चार्ज क्या होता है, ये जो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है इस पे नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा. तो ये क्या करेगा, इसके पास पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. तो यहाँ पे कुछ इंड्यूस निगेटिव चार्ज आ जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा निगेटिव को और अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. और ये निगेटिव वाला क्या करेगा, इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे. इसका मतलब कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट होगा. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं ई ड्यू टू, किसके वजह से, ये डाइलेक्ट्रिक, तो इसका नाम हमने दे दिया ई डी. और ये प्लेट को ऐसा था, इसका नाम ने दे दिया ई पी. ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर था, इसके अंदर हमने एक टी थिकनेस के प्लेट को, एक टी थिकनेस के इंसुलेटिंग मटेरियल के प्लेट को, समझो इतना बड़ा पेपर हमने इंसर्ट कर दिया. अभी जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे इसके अंदर कागज भरा होता है कैपेसिटर के अंदर. तो ये हमने इस पेपर को इंसर्ट कर दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल को इंसर्ट कर दिया. अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस पूरे कैपेसिटर का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला प्लेट है इलेक्ट्रिक ईपी की वैल्यू डिफरेंट होगी और ईडी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी. क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक पैरेलल प्लेट के वजह से अगर उस पर चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ईपी वो कितना हो जाएगा, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है. एंड सिग्मा की वैल्यू में क्या होता है, सिग्मा मींस चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया मींस क्यू अपॉन, अगर हमने इसे क्यू चार्ज दिया तो क्यू अपॉन ए हो जाएगा. तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया ईपी की वैल्यू. ईपी की वैल्यू आपको समझ में आ गया. ये ईपी की वैल्यू, अब हमें देखना है कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट में जो ईडी है मींस इस प्लेट के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो इस प्लेट, जो हमारे पास प्लेट था उस कैपेसिटर का, उस प्लेट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा. इस ईडी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें देन ईडी विल इक्वल टू, ईडी मींस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ईडी की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फॉर्मूला तो ये होता ही है, लेकिन ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इस प्लेट का अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल जो है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के हो जाएगा. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. ईडी का और ईपी का हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गॉस थ्योरम वाले में, ये हमें पता हो गया. अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो कैपेसिटेंस का सिंगल एक फार्मूला हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर, एनी कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्टेज या चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल. देन हमने पहले, अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे. पोटेंशियल मिल जाएगा, फिर हम क्यू की वैल्यू पुट करके कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे. पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कितना होता है, तो पोटेंशियल हमने बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V अपॉन डी, पोटेंशियल लेंथ के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रहा है डिस्टेंस को चेंज करने से, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम पोटेंशियल की जगह पे कितना लीजिए, तो हमें पता है, तो हम पोटेंशियल की जगह पे कितना लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू डी, लिख सकते हैं ना. तो अब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल ऑफ द प्लेट लिखें, पोटेंशियल ऑफ प्लेट लिखें तो कितना हो जाएगा, ईपी इंटू डी होगा या नहीं होगा, ईपी इंटू डी ये हो गया पोटेंशियल. लेकिन ये पूरा जो डी है, ये डी क्या कहता है, ये थिकनेस बताता है पूरा का पूरा. लेकिन यहाँ पे अगर हम डी की बात करेंगे तो ये पूरा डी नहीं है, इस डी में से हमें टी को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि हम पोटेंशियल पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं. तो पहले हम पोटेंशियल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकाल लें, फिर उसके अंदर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उस मटेरियल का निकाल लें. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस में से हमें क्या करना पड़ेगा, टी को माइनस करना पड़ेगा, फिर मैं इन दोनों डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाएंगे. तो डी माइनस टी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना. ये हो गया आपका पोटेंशियल ऑफ द प्लेट.
अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अगर हम ईडी की बात करें, ईडी कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, तो ईडी इंटू थिकनेस कितना, टी। ये हो गया हमारा पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर या पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। ये हो गया पोटेंशियल ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। हमें पोटेंशियल दोनों का फाइंड आउट हो गया। अब हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो नेट पोटेंशियल कितना होगा। नेट पोटेंशियल की अगर हम बात करें, वी नेट टोटल पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वीपी प्लस वीडी। वीपी प्लस वीडी, इट मीन्स कि वीपी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ईपी इंटू डी माइनस टी प्लस ईडी इंटू टी। ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ईपी की वैल्यू को पुट करें, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ईडी की वैल्यू को पुट करें तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के। और यहाँ पे टी के जगह पे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो सेम उसे हम कॉमन ले रहे हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, दोनों में क्या है, सेम है। देन वी इज इक्वल टू वी नेट विल इक्वल टू, वी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी। ये हो जाएगा हमें टी अपॉन के, यहाँ पे के भी बचा हुआ, टी अपॉन के। ये हो गया हमें नेट पोटेंशियल की वैल्यू। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें वी मिल गया। हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी सी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्यू तो पता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू फाइंड आउट, क्यू पता है, वी को हमने पता कर लिया। देन सी इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू के जगह पे तो हमने क्यू चार्ज दिया हो तो क्यू ही रहेगा। क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ये हो गया। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर हो जाएगा और क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन जो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसे आप साइड में लिखें, कंफ्यूज मत होना। सी विल इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, जब भी एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को आप इंसर्ट करोगे किसी भी कैपेसिटर के अंदर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड टी क्या हो गया, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब विच वी आर इंसर्टिंग इनसाइड द कैपेसिटर, एंड के इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसे हम लिख भी सकते हैं, के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ए इज एरिया ऑफ प्लेट, D is distance between plate। एप्सिलॉन नॉट को तो आपको पता है, रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी इन एयर, एंड टी थिकनेस। ये हो गया। अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ लेंगे। सपोज अगर हमारे पास ये जो टी थिकनेस का प्लेट था, इस टी थिकनेस के हम पूरे कैपेसिटर में अगर हम इतने बड़े प्लेट को इंसर्ट कर दें कि पूरे को कवर कर ले, देन हम क्या टी, डी के जगह पे क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, या टी के जगह पे डी लिख देंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक डी यहाँ पे बच जाएगा। सपोज अगर फर्स्ट केस हम ये कंसीडर कर लें कि ये जो टी थिकनेस का स्लैब है ये टी इज इक्वल टू डी के बराबर हो जाए, ऐसा कंडीशन हो जाए कि टी इक्वल टू डी हो जाए। उस कंडीशन में हम टी के जगह पे अगर डी रखेंगे, दिस विल कैंसिल आउट, सी विल इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के। ये तो आप सिंपल न्यूमेरिकल में भी कर सकते हो, डी के जगह पे टी रख दो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस आता है। ऐसा भी हो सकता है कि एप्सिलॉन नॉट, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम इंसर्ट कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल को इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर को हम कंबाइन करेंगे, फिर कैपेसिटेंस क्या होगा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।